हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार। दोस्तों हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे थे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था 1857 की क्रांति। तो दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया पर हमने आपको, आप अगर जैसे ही चैनल को सर्च करेंगे तो वहाँ पर हमने ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया अपने चैनल पर आधुनिक भारत के प्लेलिस्ट बनाया है। दोस्तों इसके साथ साथ हम ग्रुप डी वीडियो लेखपाल और जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन वनडे एग्ज़ाम्स के परिप्रेक्ष्य में जो भी जीएस के तरह, जो भी जीएस के लेवल पर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को जो है दोस्तों एक मैराथन चला रहे हैं। और उस मैराथन के माध्यम से हम ग्रुप डी वीडियो लेखपाल या सी टेट, यूपी टेट या पेट की जो भी परीक्षाएं होती हैं तो सब्जेक्ट वाइज, जैसे हमने प्राचीन भारत के इतिहास को 4 से 5 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे, एक एक टॉपिक को उठाते हुए उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट उन्हें लिखते हुए उनकी व्याख्या करते हुए। ऐसे ही हम मध्यकाल के इतिहास में भी करेंगे, ऐसे ही प्राचीन इतिहास को भी करेंगे। तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 8 से 10 15 से 20 वीडियो में हम पूरा का पूरा इतिहास जो है, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 30 से 40 साल में, तो उसे जो है पूरा का पूरा कंबाइंड करते हुए बताने का प्रयास करेंगे। यही हाल जो है ज्योग्राफी में करेंगे, यही हाल पर्यावरण में करेंगे और यही हाल संविधान और हिंदी में भी करने का प्रयास करेंगे। जो भी और जो करंट होगा उसे अलग से बताने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा मैराथन के माध्यम से चलेगा क्लास। वहाँ पर भी हमने ग्रुप डी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया है दोस्तों, ग्रुप डी वीडियो लेखपाल के नाम से। आप वहाँ पर भी जा करके अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और ये जो हमारी क्लास चल रही थी दोस्तों, कल हम जो है लाइव बहुत प्रयास करें, 8 बजे से लाइव आने का प्रयास करें, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता था। तो हमने क्या काम किया, कल तक लाइव नहीं आ पाए थे दोस्तों। तो 1857 की क्रांति जो चल रही दोस्तों, तो आधुनिक भारत की प्लेलिस्ट में हम एकदम इनिशियल टू फाइनल क्लास चला रहे हैं दोस्तों, ताकि अगर आप कहीं भी इतिहास नहीं पढ़े हैं तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया पर आएँ और आधुनिक प्लेलिस्ट पर जाएं, आधुनिक भारत के प्लेलिस्ट पर जाएं, तो आपको जो भी टॉपिक मिलेगा, चाहे हमने निम्न जातीय आंदोलन पढ़ाया है, चाहे जनजातीय आंदोलन पढ़ाया है दोस्तों, चाहे यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ाया है, चाहे सामाजिक और धार्मिक माफ करिएगा सुधार आंदोलन, चाहे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हमने पढ़ाया है, चाहे हमने जो है उपनिवेशवाद के चरण पढ़ाया है। जो भी टॉपिक हम उठा रहे हैं दोस्तों इनिशियल टू फाइनल, यानी उसके बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगर आप सब्जेक्ट बेस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस, आरओ नेट जीआरएफ जैसे सब्जेक्ट बेस की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके प्रश्न वहाँ पर पुटअप कर लिए जाएँ, ऐसा हमारा इरादा था। और हम उस इरादे पर पूरा पुरजोर तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो यही जो है दोस्तों हम आपको बताने का प्रयास करें, जो 1857 की क्रांति हम बता रहे हैं दोस्तों, तो हम और लोगों की तरह नहीं पढ़ाते हैं। हम एक एक जगह को, जैसे हम लखनऊ को उठाएं, हम उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद बनारस हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार, चाहे वो कानपुर, चाहे वो दिल्ली, तो हम उन पूरे घटनाओं को जो है दोस्तों अलग अलग तरीके से आपको बता रहे हैं और फिर उसके बाद एक क्लास में पूरी घटनाओं के एक तरीके से जोड़ देंगे। तो ताकि आपका 1857 की क्रांति से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं तो वास्तव में आप समझ जाए। जैसे हमने 1857 की क्रांति में पहली बार जब लाइव हुए थे तो 1857 की क्रांति में हमने आपको 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो भी इतिहासकार थे, चाहे वो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, चाहे जो भी इतिहासकार थे, उनका दृष्टिकोण क्या था 1857 की क्रांति को लेकर के। जैसे कुछ लोग इसे धर्मांधों का युद्ध बताते थे, कुछ लोग इसे काले गोरों के मध्य युद्ध बताते थे, कुछ लोग इसे बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध विद्रोह बताते थे, तो कुछ लोग इसे जो है पूर्वाध यानी पूर्व मानसिकता से ग्रसित लोगों का विद्रोह बताते थे। तो कुछ लोग, जिन लोगों का अपना अपना दृष्टिकोण था माफ करिएगा, अपना अपना दृष्टिकोण कैसा था, उन्होंने ऐसा बताने का प्रयास किया। उन सारे इतिहासकारों को हमने बताया कि इनका दृष्टिकोण ऐसा था और उसके पीछे कारण क्या था, ये भी हमने बताया। दूसरे वीडियो में हमने आपको जो 1857 की क्रांति से महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई हैं, चाहे विनायक दामोदर सावरकर की, चाहे बिजनौर के सदर अमीन मोहम्मद सर सैयद अहमद खान के द्वारा जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई जो परीक्षा में पूछे गए, उन्हें भी डिस्कस करने का प्रयास किया था। फिर हमने 1857 की क्रांति की शुरुआत और उसका विस्तार आपको बताया था, और उसी शुरुआत और विस्तार में हमने आपको बताया था कि कैसे दमदम, अम्बाला, सियालकोट में जहाँ पर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था, सैनिकों को जो है वो दिया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था, वहाँ पर कैसे अफवाह फैलती है कि जो कारतूस यूज हो रहा है दोस्तों, कारतूस यूज हो रहा है इनफील्ड
राइफल में तो ब्राउन जो एक प्रकार की यू बंदूक होती थी, ब्राउन बेज की जगह पे इनफील्ड राइफल लाया गया था। उसमें जो गोली लगाया जाता था, उस गोली को जो है दोस्तों बंदूक पे लगाने से पहले उसे मुंह से ऐसे खींचा जाता था, तब उसके कारतूस को उसमें डाला जाता था। यह अफवाह फैली थी कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगाया गया है, जिससे गाय से जो है हिंदू धर्म आहत होता था और सुअर की चर्बी से मुसलमान धर्म आहत होता था। तो हमने आपको ये भी बताने का प्रयास किया कि दमदम में कैसे जब अफवाह फैली तो दमदम में ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा थी, ब्राह्मण सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी, और वहाँ पर जो है विद्रोह हो नहीं पाया। या कहें कि अंग्रेजों ने कहा ठीक है भाई, अगर आप ऐसा करते हैं तो विद्रोह मत करिए। फिर उसके बाद सिचुएशन को संभाल लिया गया। दमदम के बाद बहरामपुर आया। हाँ दोस्तों, बहरामपुर में क्या हुआ दोस्तों, बहरामपुर में जो है जो जितने सैनिक थे उन सैनिक यानी 19वीं जो भी हमने वहाँ पर बताया 19वीं जो रेजिमेंट थी, उस रेजिमेंट को भंग कर दिया जाता है। सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उन्हें दोहरा दंड दिया जाता है। एक तो पहले उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, दूसरे उन्हें जो है 10 वर्ष की कारावास की सजा दी जाती है। और बिना कारण बताए इन्हें जो है इन 85 सैनिकों को 85 बार 15 सैनिकों ने लिखित रूप से माफ़ी मांग लिया था, तो 85 सैनिकों के बिना कारण बताए जो फांसी पर चढ़ा देते हैं। और इसी घटना को लेकर के मेरठ में मंगल पांडे नाम के एक सैनिक होते हैं, जो कि यूपी के बलिया के रहने वाले होते हैं, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। उनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। मेरठ से जो विद्रोही थे वो दिल्ली पहुंच गए। फिरोज बहादुर शाह जफर यानी उन्हें विद्रोहियों का नेता घोषित करने का प्रयास करते हैं 11 मई को, लेकिन वो तैयार नहीं होते। लेकिन फाइनली 12 मई को जैसे ही विद्रोहियों ने जो अंग्रेजों के शस्त्रागार थे दिल्ली में उन पर कब्जा करते हैं, तो बहादुर शाह जफर जो है सामने आते हैं। वो समस्त विद्रोहियों के नेता घोषित होते हैं। विद्रोह जो है दिल्ली में व्यापक रूप से फैलता है। हाँ दोस्तों, दिल्ली में व्यापक रूप से फैलता है। विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 4.5 महीने तक दिल्ली पर कब्जा जमाए रहते हैं। फाइनली जो है दोस्तों अंग्रेज जो है सेना लेकर के आते हैं, जिसमें गोरखा बटालियन होता है, सिख रेजिमेंट होते हैं, जिंद होते हैं, पटियाला के रजवाड़े शामिल होते हैं। तो कहीं न कहीं ये लोग जो है मिल करके विद्रोहियों का जो है दमन करते हैं, क्रूरतापूर्वक उसका दमन करते हैं। और क्रूरतापूर्वक दमन करने के बाद दिल्ली पर पूरा नियंत्रण फिर से अंग्रेजों का हो जाता है। तो फिर से अंग्रेजों का पूरा नियंत्रण दिल्ली पर हो जाता है। तो यहाँ तक की जितनी कहानी हमने आपको बताया, इसके पहले वाले 2-3 वीडियो में हमने आपको पूरा लाइन टू लाइन एकदम अच्छे से बताने का प्रयास किया है। हो सकता है हमको थोड़ा सा रिकैप करने में कुछ फैक्ट हमने छोड़ दिया, कुछ आपको न बताएं, क्योंकि पूरा बताना उचित भी नहीं है, क्योंकि पूरी व्याख्या ऑलरेडी 3 क्लासों में हमने कर दिया है। अब उसी को आगे समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। जो 20 सितंबर 1857 को जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था पुनः, तो एक इतिहासकार है, यहाँ पर हमने लिखा एन फ्लिंस्टन। इतिहासकार एन फ्लिंस्टन ने बताया था कि अंग्रेजों ने इतना जुर्म ढाया था दिल्ली में, इतना जुर्म ढाया था, कहते हैं कि नादिर शाह से भी ज़्यादा अंग्रेजों ने जुर्म ढाया था दिल्ली वासियों के ऊपर। क्यों ऐसा जुर्म ढाया था कि ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि दिल्ली वासियों या दिल्ली की जो जनता थी उनके पास इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वह जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में जो भी सैनिक शामिल हैं उनके साथ वो लोग शामिल हो गए, यानी ताकि दोबारा भविष्य में ऐसा न कर सके। इतना नरसंहार अंग्रेजों ने दिल्ली में किया था। तो इन्फ्लुएंसर इतिहासकार वही बताते हैं कि नादिर शाह से भी ज़्यादा कहर ढाया गया था अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली में। 12 मई को विद्रोहियों का दिल्ली पर कब्जा होने के बाद, अब आगे बताने का प्रयास करते हैं कि 12 मई के बाद जैसे विद्रोहियों ने जो भी भारत के जो भी सैनिक थे, मेरठ के बाद जैसे ही 12 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया, तो दिल्ली पर कब्जा होने के बाद जो छोटे मोटे जगहों पर कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ था उनका थोड़ा सा डेट जान जाइए। जैसे 13 मई 1857 को पंजाब के फिरोजपुर में विद्रोह होता है। हाँ दोस्तों, 20 मई को अलीगढ़, 23 मई को इटावा एवं मैनपुरी में, 31 मई को बरेली एवं बनारस में, 3 जून को आजमगढ़ आदि जगहों पर विद्रोह होता है। छोटे लेवल पर होता है लेकिन विद्रोह होता है, इसे जानते रहिए। हम ताकि आपको ये बताने का प्रयास करें कि कोई भी कोर एरिया आपको न छोड़ा जाए, ताकि आप ये ना समझ पाएं दोस्तों कि कहीं से आपको समझने का प्रयास, कहीं से आपको समझने में इतिहास अगर आप जानने की इच्छुक हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आए, आप अच्छे से समझ जाएं। अब आइए, बनारस एवं इलाहाबाद का नेतृत्व, बनारस और इलाहाबाद में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कहीं न कहीं लियाकत अली ने किया था, ये जानते रहिए। अली एवं दमन किए थे वो अंग्रेज अधिकारी थे, कर्नल नील ने किए थे। आजमगढ़ में अंग्रेज एचिसन मारा गया था। आजमगढ़ के विद्रोह में एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम मिलता है एचिसन। एचिसन जो है आजमगढ़ के विद्रोह के दमन करने गए थे, तो वह विद्रोहियों के द्वारा मारे गए थे। अब जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ा माफ करिएगा दोस्तों विद्रोह हो रहा है वो हो रहा है लखनऊ में। क्यों हो रहा है लखनऊ में?
क्योंकि लखनऊ का नेतृत्व कर रही है विद्रोहियों का नेतृत्व कर रही है बेगम हजरत महल। इस जगह की नेतृत्व करता है जिन्हें बेगम हजरत महल को महक परी भी कहा जाता है। बेगम हजरत महल थी। इन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित किया था, क्योंकि ये अवध राज्य के अंतर्गत आता था। अवध राज्य पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगा करके दोस्तों अवध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था कि यहाँ पर शासन जो नवाब देख रहे हैं वह सही तरीके से नहीं देख रहे हैं, जनता जिससे कि बहुत ही कराह रही है, यह आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए थे अवध को। तो हमने आपको बताया यहाँ का नेतृत्व महक परी जिनकी उपाधि थी बेगम हजरत महल कर रही थी अपने अल्पवयस्क पुत्र ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित करके। रहीबी रेजिमेंट का गठन बेगम हजरत महल ने किया था, जिसमें तवायफ महिलाओं के साथ साथ अन्य महिलाएं भी थीं। बेगम हजरत महल थी, उधाबाई, हैदरी बेगम थी। तवायफ महिलाओं यानी जो वैश्यावृत्ति का जो पेशा करती थी वो महिलाओं ने भी इस रेजिमेंट में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उधाबाई, हैदरी बेगम, इनका भी नाम मिलता है। लखनऊ में मौलवी अहमदुल्ला खान ने चिन्हट के नजदीक युद्ध किया था, जिसमें एक बहुत ही योग्य व्यक्ति था विद्रोहियों की तरफ से, उनका नाम था मक्का पासी। मक्का पासी मारे जाते हैं। मक्का पासी की ही पत्नी है दोस्तों उधाबाई। आगे उधाबाई का नाम गौरव गाथा, इतिहास के गौरव गाथा में जाना जाता है। अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे जाना जाता है उधाबाई का नाम। मक्का पासी की पत्नी थी कौन? उधाबाई। हेनरी लॉरेंस समेत 32 लोगों को मारा था। यानी उधाबाई ने, जो मक्का पासी की पत्नी थी, इन्होंने 32 अंग्रेजों को मारा था, जिसमें अंग्रेज कर्नल था हेनरी लॉरेंस, यह भी मारा गया था। ब्रिगेडियर इंग्लिश, जब हेनरी लॉरेंस मारा गया तो ब्रिगेडियर इंग्लिश आया, यह भी असफल रहा। हैवलॉक आया अंग्रेजों के सेना के नेतृत्व में, यह भी असफल रहा। आउट्रम आया इसके बाद, यह भी असफल आया। यानी उधाबाई के विद्रोह को दमन करने के लिए लखनऊ में या सिकंदराबाद में बैक टू बैक एक अंग्रेज अधिकारी आ रहे हैं, और जो कि उधाबाई के सम्मुख सब लोग जो है आत्मसमर्पण कर दे रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं। असफल के बाद जो ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति था उसका नाम था कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल नाम मिलता है। कॉलिन कैंपबेल ने उधाबाई को मारा था। यह मक्का पासी की पत्नी थी। बेगम हजरत महल नेपाल भाग जाती हैं और 1879 में वहीं पर इनकी जो है मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अब हुआ क्या, जो मौलवी अहमदुल्ला खान था यह फैजाबाद एवं शाहजहांपुर में भी विद्रोह का नेतृत्व करता है। अंग्रेजों ने इस पर जो है दोस्तों, अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्ला खान के ऊपर जो है दोस्तों 50,000 का इनाम लगा दिया था। क्यों लगा दिया था? क्योंकि ये पेशे से मौलवी था। हाँ, मुस्लिम कौम को एक करने का यह प्रयास भी करता है, हद तक सफल भी होता है, और इसने जो है मुस्लिमों के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दिया था। इससे जो है अंग्रेज भड़क गए थे। यानी जिहाद का मतलब यही होता है कि कहीं भी अब मुसलमान दिखाई दे तो कहीं भी अगर अंग्रेज दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें मार दो। मुसलमानों के खिलाफ जिहाद इसने घोषित कर दिया था। तो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की घोषणा करता है। इनाम 50,000 लगाया गया था। अब हुआ क्या कि यह जो मौलवी अहमदुल्ला था ये पकड़ा कैसे जाता है? पकड़ा इस तरीके से जाता है दोस्तों कि पोआया के जगन्नाथ सिंह ने पकड़वाया था। पोआया के जगन्नाथ सिंह ने मुखबिरी किया था, या कहें अंग्रेजों की तरफ से मदद किए थे। तो उन्होंने पूरा छानबीन करके पता लगाया कि यह जो मौलवी अहमदुल्ला खान हैं ये यहाँ पर छिपे हैं। तो लखनऊ में इनको पकड़ा जाता है जगन्नाथ सिंह की मुखबिरी की वजह से, और इनको जो है मौलवी अहमदुल्ला खान को फांसी की सजा दे दी जाती है दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा। जंग बहादुर थापा, अगर आप बात करें कि कभी अगर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ जाए कि लखनऊ के विद्रोह में को दमन करने में किस रेजिमेंट का महत्वपूर्ण योगदान था, तो जंग बहादुर थापा के नेतृत्व में जो है दोस्तों गोरखा बटालियन था, इसका मेन योगदान था। गोरखा बटालियन का है, गोरखा रेजिमेंट का मेन योगदान था लखनऊ के विद्रोह का दमन करने में। 21 मार्च 1858 को कॉलिन कैंपबेल ने दमन किया था लखनऊ का विद्रोह, क्योंकि इतिहास में 21 मार्च 1858 को लखनऊ का विद्रोह का दमन कर दिया गया था दोस्तों। बेगम हजरत महल हाथी पर बैठकर, कहा जाता है बेगम हजरत महल हाथी पर बैठकर युद्ध कर रही थी, या हाथी पर बैठकर विद्रोहियों का हौसला अफजाई कर रही थी, उनका समर्थन कर रही थी। तो ये था दोस्तों लखनऊ का विद्रोह। हमने कोई भी कोर एरिया छोड़ने का प्रयास नहीं किया। यदि आप
क्लास में नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत आभार आपका दोस्तों। अगर आप क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी आपके भाई बंधु जुड़ रहे हैं वो लोग उन लोगों को बताने का प्रयास करिए। धन्यवाद दोस्तों।